हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना न्यू चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं। एज अर्लियर वी डिस्कस द चैप्टर पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट आवर न्यू चैप्टर नंबर 3 नेम्ड एज pair of linear equation in two variables. Before starting this chapter, first of all we have to discuss what is the meaning of linear equation, and then what is the meaning of linear equation in two variables. As we know that, and as we discussed in our earlier lectures, that the linear equations are those equations which have डिग्री 1। ऐसे इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती हो, 1 होती हो, उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है आप सब जानते हो, हाईएस्ट पावर। यानी अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो हो गया, अब टू वेरिएबल्स की बात। अब वेरिएबल की अगर हम बात करें तो जैसे 3x + 7 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट इट इज इन ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज x। बट इन दिस चैप्टर वी वांट टू वेरिएबल just because of its name, and the name is linear equation in two variable. So let us consider another equation, that is 3x + 7y = 9. So here we find that the degree or the power of every term is either 1 or less than 1. Okay, so this is also a linear equation, but this times there are two variable, namely x and y. So this type of equations are known as linear equation in two variable. Okay, now it is clear that linear equation are those equation which have degree 1, and if there is only one variable then it is known as in one variable, and when there are two variables this is called as linear equation in two variable. If the number of variable increase, then it changes into linear equation in 3 variable, 4 variable, 5 variable, and so on. Now the full topic name is pair of linear equation in two variable, which means we have to discuss or we have to consider not a single equation in two variable. Here we have to consider a pair of, pair means how many numbers in a pair? There are two numbers in a pair, which means we have to consider two different equation and then we have to study them. So let us consider an arbitrary general equation, that is a1x plus b1y plus c1 = 0, and a2x plus b2y plus c2 = 0. These are the two arbitrary equation. Just because of the general form of linear equation in two variable is only the linear equation in two variable, इसका general form होता है ax plus by plus c = 0. So this is the general form, and if we have to consider a pair of linear equation in two variable, then it is very necessary to make the coefficient different. Just because of why we not put x1 y1 and x2 y2, क्योंकि अगर हम x1 y1 और x2 y2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, एक
दो दो वेरिएबल इसमें हो जाएंगे और दो वेरिएबल इसमें अलग अलग हो जाएंगे। A1 A2 एंड B1 B2 हमने अलग अलग इसलिए लिया ताकि कोफिशिएंट सिमिलर ना हो। कोफिशिएंट सिमिलर हो भी सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के दोनों कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म अगर सिमिलर ही हो जाए दोनों इक्वेशंस में, सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो देन बोथ इक्वेशंस आर सेम। ओके, तो इसलिए क्या है कि हमने दो इक्वेशन यहाँ कंसीडर किया, जिसमें पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, दूसरे में a2 है। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 है, दूसरे में b2 है। तीसरे में कांस्टेंट टर्म c1 है, सॉरी पहले में कांस्टेंट टर्म c1 है और दूसरे में c2 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो जनरल इक्वेशन या आप ऐसा कह दो आर्बिट्रेरी इक्वेशन, हमने जनरल नहीं आर्बिट्रेरी इक्वेशन हमने लिखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, A1 A2 B1 एंड B2 कैन नेवर बी ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इन चारों में से कोई भी ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, अगला इक्वेशन हमारा वन वेरिएबल में हो जाएगा, टू वेरिएबल में नहीं रहेगा। हालांकि हम सॉल्व उसको तब भी कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो हम उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब कहने में हमको थोड़ी सी हमको कहने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। अच्छा, इनको लीनियर कहने का एक और बहुत ही बढ़िया रीज़न है, that these linear equations in two variable always represent a line on a Cartesian plane। Cartesian plane आप जानते हो ना, x एक्सिस y एक्सिस, ऐसा प्लेन जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मीट करते हैं, that plane is known as Cartesian plane। तो if we try to plot a graph with respect to any of this equation, then we find a straight line because these points are lying in a definite pattern, and after joining that points we get a straight line। So ग्राफिकल मेथड की जो बात हम करेंगे अगर इसको सॉल्व करने की, तो हम उसमें यही देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या होगा, एक इक्वेशन से हमको एक लाइन मिलेगी और दूसरे इक्वेशन से हमको दूसरी लाइन मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं वो डिपेंड करता है इनकी कंडीशन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जनरल पहले लेते हैं, हम दो नहीं लेते हैं, हम ये जनरल इक्वेशन जो होता है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी, सो वी हैव टू कंसीडर दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको अगर मैंने कहा कि जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कैसे जानेंगे, हम क्या करेंगे, इसको x या y के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व इट ईदर फॉर x और फॉर y। वी हैव टू ट्रांसपोज the term containing y and the constant term, and after that जैसा कि हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन है, हम जानते हैं, क्लास 7th 8th से ही पढ़ा है ये। नाउ फॉर एवरी डेफिनेट वैल्यू ऑफ y वी गेट अ वैल्यू डेफिनेट वैल्यू ऑफ x। x की y की आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू रखोगे, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ, अपनी इच्छा से लिया हुआ, तो y के लिए आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लोगे, यहाँ पे पुट करोगे y की जगह पे, तो आपको x की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और y की वो वैल्यू जो आप यहाँ पुट करोगे जिसके लिए यहाँ पर हमको x की कोई वैल्यू मिलेगी, अगर हम इस इक्वेशन को मतलब x के लिए ना सॉल्व करके अगर हम इसको y के लिए सॉल्व करते, लाइक ऐसे सॉल्व करते कि बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस सी
एंड y इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। अगर हम ऐसा भी लिखते तो y की जो वैल्यू यहाँ पुट करते उसके लिए जो x की वैल्यू आती, तो ये चीज़ अगर हम वही x की वैल्यू जो यहाँ मिली थी अगर उसको हम यहाँ पुट कर दें तो y की हमको वही वैल्यू यहाँ मिलेगी जो वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। तो अगर इसको इंग्लिश में आप समझना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि ईच सोल्यूशन एक्स वाई, जैसे यहाँ y की वैल्यू आप लिखोगे कुछ, y की कुछ वैल्यू लिखोगे तो इसके लिए एक x की वैल्यू मिलेगी। जैसा मैंने बताया कार्टीजियन प्लेन पर इसको प्लॉट करेंगे, तो कार्टीजियन प्लेन पे आपने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, ऑन x एक्सिस वी प्लॉट x एंड ऑन y एक्सिस वी हैव टू प्लॉट y। तो ऐसा आपको एक ऑर्डर्ड पेयर यानी एक कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। तो फॉर ईच सॉल्यूशन एक्स वाई of any linear equation in two variable, that is ax plus by plus c is equals to 0, correspond to a point on the line representing the equation, ठीक है, and vice versa, है ना। मतलब क्या कि जो भी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा वही उसका मतलब y की जो भी वैल्यू y की जो भी वैल्यू से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की उसी वैल्यू के लिए आपको y की वही वैल्यू मिलेगी जो आपने यहाँ पर पुट की है। तो अब हम बात करते हैं दो डिफरेंट इक्वेशंस की, मतलब कि ये तो हमारा जनरल इक्वेशन था, एक इक्वेशन था। अभी हम क्या करेंगे ना, हमें तो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी क्या है कि हमने कहा कि अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो लाइंस मिलेंगी, टू स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। जनरली मैंने कहा था कि हम लोग ग्राफ को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें और इजी हो जाएं। जहाँ ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हम थोड़ा सा स्किप कर जाएंगे। तो अभी क्या है कि हम दो इक्वेशन अपना कंसीडर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाने के लिए तो मुझे ग्राफ की ज़रूरत थी, लेकिन अभी हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो कि हाँ इससे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अगर थोड़ा कुछ डाउट लगता है तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन बुक से एग्जांपल देख लेना, लेके उसको प्लॉट करना, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया ऐसे सिंप्लीफाई करना, एक्स या वाई के लिए वाई की कुछ डेफिनेट वैल्यू रखना, ऐसी वैल्यू रखना कि वाई और एक्स की वैल्यू आपको इंटीजर ही मिल जाए। वैसे कोई रेशनल नंबर मिलेगी या फ्रैक्शन मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन वो आपको प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करना इंटीग्रल वैल्यू मिले, ठीक है। तो मैंने कहा कि कार्टेशियन प्लेन पर ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन, दैट इज दिस इज y डैश and this is x dash, ठीक। so the point where both axes meets together is known as origin and represented by O। अब मान लिया हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 को प्लॉट किया, ठीक है। तो हमें लाइंस तो दो मिलेंगी, मतलब दोनों ग्राफ को प्लॉट करने पर दो तरीके की लाइन मिलेंगी। अब वो लाइंस कैसी हो सकती हैं, है ना, उसमें तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन फर्स्ट क्या है कि वो होंगी इंटरसेक्टिंग, मतलब दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये L1 है, ये L2 है, ठीक। कंडीशन सेकंड क्या है, ये मेरा नोटेशन है ना, इसको कहीं मान्यता नहीं मिली हुई है, तो मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कंडीशन ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऐसे लिख देता हूँ। ये गलती आप बोर्ड में मत करना, ठीक है। कंडीशन सेकंड ये है कि लाइंस पैरेलल हो सकती हैं,
इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अब सोचिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनके दिमाग में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो सोचें जब तक मैं लिख नहीं देता हूँ। तीसरी कंडीशन होती है कोइंसिडेंस की। कोइंसिडेंट मतलब क्या कि दोनों लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे की सवारी कर रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर हूँ, मतलब L1 और L2 एक दूसरे पर कोइंसिडेंट कर जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब पहला फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन, दूसरा कर रहा है पैरेललिज्म, और तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है उनका कोइंसिडेंस। अब ग्राफ पे अगर हम इनको दोनों को प्लॉट कर भी देते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि हमको सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। हमें दो लाइन दे रहा है, दो इक्वेशन दे रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनके आने की? इनके आने की ज़रूरत यह है कि हमें इनका सॉल्यूशन खोजना है। सॉल्यूशन मीन्स अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एक कॉमन पॉइंट, मतलब अ पॉइंट ऑन विच these both lines satisfies each other। एक ऐसा पॉइंट खोजना है ना, एक मिले, एक से ज़्यादा मिले, है ना, एक भी ना मिले, तीन कंडीशन हो सकती है ना। अगर दो लाइन हमको दे दी जाए तो मतलब क्या, एक मिले, एक भी ना मिले, एक से ज़्यादा मिले, तो जितने पॉइंट मिलेंगे उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। ये जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, ठीक है, इनको सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन पाने का मतलब क्या हो, जो सॉल्यूशन आपको एक्स वाई पीछे मैंने लिख के दिखाया था, इनका सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन कितना मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनके कितने होंगे, वो इनको देख के पता चलेगा। ठीक, जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर कोई ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल px का, तो एज मैनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एज मैनी रूट्स इट हैव। सो एज मैनी टाइम्स these straight line intersect each other as many as solution it have। तो अगर दो लाइन स्ट्रेट हैं तो वो तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो घूम के फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो घूमी तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएंगी। तो अगर लाइन क्या होती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब क्या हुआ, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बोला, जितने पॉइंट पर वो एक दूसरे को टच करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उसके उतने ही सॉल्यूशंस पाए जाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली वन सॉल्यूशन आप कहोगे। ठीक है, अच्छा, जब बात आएगी पैरेललिज्म की, तो ये तो भाई कहीं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका एक सिंपल सा फंडा हो जाएगा कि दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर हमको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलता है और हम उसका ग्राफ दोनों लाइन का ड्रॉ करते हैं, और लाइंस हमको कैसी मिलती हैं, पैरेलल मिलती हैं, तो भाई साहब आंख बंद करके हम कहेंगे कि ऐसा है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि हाँ भाई उनका एक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब तीसरा वाला केस जो है, इसमें ये थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि भाई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन, एक पे भी नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। अभी यहाँ तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन है भाई। जब एक के ऊपर दूसरी लाइन चढ़कर बैठी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि L1 के सारे पॉइंट्स L2 पर लाई कर रहे हैं, L2 के सारे पॉइंट्स L1 पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम चुपचाप लिख देंगे मैनी सॉल्यूशन। और भड़कीला आंसर बनाना चाहते हो तो अगर ये लिख दोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कुछ फाइनाइट है ही नहीं। जितना लाइनों को आगे बढ़ाते जाओगे उतने सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जितनी बात बढ़ाते जाओगे उतना रायता फैलता जाएगा, वैसे ही है। तो जितना आप लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे आपको उतने ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ two lines coincident on each other then they have infinitely many solution. If the line are parallel to each other का मतलब the two line will not intersect each other, then they have no solution. And if they intersect at a single point then it have unique solution. तो अब इसके बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइए कि अगर हमको ये पता करना हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, या हमें ये पता करना हो कि लाइन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो क्या हम ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे इनको प्लॉट करके अपना टाइम वेस्ट करें? तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको नहीं। क्यों और कैसे हम पता करेंगे इसको? इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत दूसरी तरीके से करनी होगी। कैसे करनी होगी वो आप यहाँ देखिए। जैसे मैंने आपको बताया a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आपको मिलेंगे। अच्छा बंधु ये याद रखिएगा आप लोग कि ये मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। यहाँ A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब कोई ना कोई इंटीजर होंगे। इंटीजर समझते हैं ना, कोई ना कोई पॉजिटिव या निगेटिव नंबर ही होंगे, ठीक है। तो ये A1, A2 एक आर्बिट्रेरी मैंने अपने तरफ से कोफिशिएंट ले लिया है, जहाँ A1, A2 x के कोफिशिएंट्स हैं, B1, B2 y के और C1, C2 कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब बिना ग्राफ ड्रॉ करे हाउ डू वी नो दैट दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर हैविंग वन सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन लिखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम आपको एक हथियार दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। केवल सीधे आपको बना बनाया हुआ हलवा मिला है, तो उसको उसी तरीके से आप याद रखिए। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होगी कब? व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर ये है तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक मिलेगा, और लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, ठीक। अच्छा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेललिज्म होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें क्या था? A1, A2 और B1, B2 ही नहीं बराबर हुए, तो हम C1, C2 की बात क्यों करें, ठीक है। तो इसीलिए अगर A1, A2 और B1, B2 नहीं बराबर हो रहा है,
जब इन्हीं लोग में नहीं निपट रहा है तो हम C1 C2 को बीच में लाएंगे ही नहीं। बात आएगी नो सॉल्यूशन की, तब आप देखोगे कि A1 A2 और B1 B2 इन लोग में पटने लगा, ये दोनों लोग बराबर हो गए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, अच्छा नो सॉल्यूशन है तो लो C1 और C2 बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो जब A1 A2 और B1 B2 आपस में इक्वल हो जाए और C1 C2 उसके इक्वल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या कह दोगे कि भैया यहाँ नो सॉल्यूशन है और लाइन कैसी है, पैरेलल। ठीक है, लाइन हो गई पैरेलल नो सॉल्यूशन में। ठीक, अच्छा अभी क्या था ना, A1 A2 और B1 B2 पहले बराबर नहीं थे, ये बराबर हो भी गए तो C1 और C2 बराबर नहीं हुआ। अब तो एक ही कंडीशन बचती है, एंड दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 कि भाई तीनों लोग भाईचारे से रहो और तीनों लोग आपस में इक्वल रहो। ठीक है, तो इफ़ दीज अगर इक्वल रहोगे तो तुम्हारे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, नहीं तो नो सॉल्यूशन में पड़े रहोगे। तो जब तीनों बराबर हो गए, तीनों रेशियोज आपस में बराबर हो गए तो इनके मैनी सॉल्यूशन हो गए, और जब मैनी सॉल्यूशन हो गए तो ये सब आपस में मिलजुल कर भाईचारा बना लिया और हो गए कोइंसी। अच्छा तुम यहाँ नहीं, यहाँ रहो, कोइंसिडेंट। ठीक है, अच्छा एक आई छूट गया बीच में। ठीक, तो ये हो गए मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर इसको आप प्रिसाइज मैनर में देखना चाहो तो ये देखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने, फॉर द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। पहली कंडीशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, देन दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। फिर A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, देन दे आर कोइंसिडेंट लाइन एंड दे हैव इनफाइनाइटली many solution, and if A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, then these lines are parallel and they have no solution। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को छोड़ने के बाद हमारे पास दो मेथड और बचते थे। ठीक है, पहला मेथड तो था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड था, हमारे पास था नहीं मतलब है, था वाला तो भी आगे आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड जो कि पहले था अब है नहीं, पहला ग्राफिकल दूसरा सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेथड जो था हमारे पास वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमको कुछ और नहीं करना है, जनरली उसी ग्राफ को जो हमको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस होगा उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से उसके सॉल्यूशन खोजने हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। मतलब क्या कि ये जो हमको इक्वेशन मिलता है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, ये जो इक्वेशन हमको मिलता है इसमें किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और निकाल कर कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक से x की वैल्यू निकाल कर जब आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, वो जैसे मान लो x की वैल्यू निकाला आपने, तो x की वैल्यू निकालोगे तो जाहिर सी बात है y के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ax इज इक्वल्स टू, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखो जैसे किया था ना
यहाँ से हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकाली थी। x की वैल्यू हमारी किसके फॉर्म में आई थी, y के फॉर्म में आई थी। तो x की वैल्यू निकालोगे तो मान लो पहले इक्वेशन से निकाले तो यहाँ b1, यहाँ c1, यहाँ a1 रहेगा। या y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ a1, यहाँ c1, यहाँ b1 रहेगा। और इसको उठा के जब दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ये x हो जाएगा एलिमिनेट यहाँ से। ठीक है, ये x यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको एक तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड दूसरा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हो। देखो एक मेथड छूट गया था, नाम याद आ गया, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 4 मेथड हो गए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये गुजर गए हैं कोविड की वजह से। कोविड की वजह से सिलेबस से इनका खात्मा हो गया है, तो इनको नहीं पढ़ना है। वैसे टाइम रहेगा तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे मज़ेदार मेथड यही है, बहुत आगे तक जाएगा, 10th में भी पढ़ा दिया जाएगा और ये काम आएगा आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ज़रूरत पड़ेगी इसको सीखने के बाद। ठीक है, ये सब बिच्छी के मंत्र हैं, ये सांप वाला है, इसको सीख लोगे सब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि a1, b1 और c1 ये 3 कोफिशिएंट आपको मिल रहे हैं, सॉरी 2 कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट मिल रहा है। किसी एक वेरिएबल के लिए आप सॉल्व कर लोगे, उसको उठा के आप यहाँ पुट कर दोगे तो पूरा इक्वेशन आपको जो दूसरा वाला है वो एक वेरिएबल में मिल जाएगा। और जब एक वेरिएबल में मिल जाएगा तो सॉल्व करके उसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, उसकी तो मिल गई, उसको उठा के आप अपनी पहली वैल्यू में रख दोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ऐसे हवा में नहीं समझ में आएगा, इसको हम करेंगे ग्राफ अरेंज होने के बाद। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना। गायब करने का मतलब ये ऐसा नहीं कि हम इसको रबड़ लेके मिटा देंगे या पेन से काट के या वाइटनर लगा देंगे। इसको एलिमिनेट करने का मतलब होता है ये कि x, दोनों इक्वेशन में x या y किसी एक के कोफिशिएंट को हम आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक, इक्वल कर देंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि या तो मतलब जो भी कोफिशिएंट इक्वल करोगे, या तो ऐड करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे वो गायब हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला बचेगा और उसकी मदद से हम पहले वाले को फिर से फाइंड कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन, देन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आफ्टर दैट व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, एक चीज़ और अभी तुरंत जानते चलें, एक 2 शब्द आपको और लिखे हुए मिलेंगे, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए बस आप ये जान लो, कंसिस्टेंट वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको लिख के दे देगा और कहेगा पता करिए कि ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तभी होंगे व्हेन दे हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब आपका यूनिक भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम एक कहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा की तो बात नहीं किया है। और इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन नहीं तो तुम्हारे काम क्या है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड करेंगे। सो hopefully you all are fit at your home, so stay healthy at your home.